गाइस, अनुपमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है संडे और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है और नाश्ता बनाने जा रही हूँ। संडे को सुबह बहुत सारा काम होता है तो वो सारा काम निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, और सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से पोहा बनाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने सब्जियों को कट करके रख लिया जो पोहे में मैं डालती हूँ। छोटा छोटा आलू, छोटा छोटा प्याज, छोटा छोटा टमाटर और शिमला मिर्च भी मैं डालती हूँ और हरी मिर्च, सबको मैंने कट करके छोटा छोटा रख लिया ताकि तेल पर फ्राई करने पर ये कच्चा ना रह जाए। अब इसके बाद मैं पैन को गैस पे चढ़ाकर उसमें कड़वा तेल और बनारसी राई डालकर भूनूंगी और उसके बाद प्याज डालकर उसको भूनना स्टार्ट करूंगी। और प्याज तब तक भूनना होता है जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। और फिर इसमें जो छोटा छोटा मैंने आलू कट करके रखा हुआ था उसे फ्राई करूंगी। और इसी के साथ साथ मैं पीनट्स भी साइड में रोस्ट करती हुई जाऊंगी। मैं पोहे में पीनट्स कभी भी तेल के साथ फ्राई नहीं करती हूँ। मैं पीनट्स को हमेशा अलग से रोस्ट करके तब पैन लास्ट में मिक्स करती हूँ ताकि उनका क्रंचीनेस बना रहे, क्योंकि तेल के साथ फ्राई करने पर पीनट्स का क्रंचीनेस चला जाता है जो खाने में भी नहीं अच्छा लगता है। और पोहे को मैंने पानी में भिगोकर और छानकर रख लिया है। ये फूल चुके हैं मेरे पोहे, इनको पहले ही कर लिया था। अब मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को और हल्दी के साथ तेल में डालकर फ्राई कर लिया है। देखिए कितना सुंदर सा कलर भी आ गया है। और शिमला मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ ताकि थोड़ा ग्रीनरी भी पोहे में शो हो। और शिमला मिर्च यशी जो है ऐसे खाती भी नहीं है, तो मैं पोहे में डाल के दे देती हूँ तो वो खा भी लेती है। अब मैं पोहा, मेरा जो सब्जियां थी वो अच्छे से भुन चुकी हैं, उसमें मैंने पोहा और नमक ऐड करूँगी और इससे अच्छे से चलाकर मिक्स करके तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अलग अलग ना हो जाए। धनिया कट करना भूल गई थी तो अब मैं धनिया को धोकर कट करूँगी। गाइस, व्लॉग बोलने को, रेगुलर व्लॉग बोलने को बहुत लोग कहते हैं मुझे, बट मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि मैं रेगुलर व्लॉग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्योंकि सुबह की जो टाइमिंग होती है मेरी इतनी बिजी होती है और जो काम होता है वो सुबह के टाइम ही होता है और व्लॉग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। वो कैमरे को सेट करो, बाकी चीज़ें सेट करो, तो इसलिए टाइम, और मुझे सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है, यशी को भेजना होता है, अंकुर का नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, तो इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग आप सबसे नहीं शेयर कर पाती। नाश्ता, अब पीनट्स मेरे रोस्ट हो गए थे, उसे मैंने पोहे में ऐड कर दिया। अब लास्ट में इन सब के ऊपर मैं जब सर्व करूँगी तब धनिया को ऊपर से डाल दूँगी ताकि देखने में भी पोहा अच्छा लगे। ये मेरा पोहा हो गया है रेडी। वैसे संडे को नाश्ता और हैवी होता है क्योंकि हम लोग सुबह जलेबी और मट्ठा खा चुके थे, अंकुर लाए थे, जिसकी वजह से मैंने नाश्ता हल्का रखा, वरना संडे वाले दिन तो स्पेशल सबकी डिमांड का अलग अलग नाश्ता बनता है। क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता कर चुके थे इसलिए मैंने यही रखा। अब दोपहर का खाना वाना बनाने के बाद यशी को शाम को मैं पार्क ले गई थी। अगर कानपुर में आप रहते होंगे तो फुलबाग पार्क जानते होंगे। यशी मेरी बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, तो हर संडे कहती हैं, बट मैं नहीं जा पाती, मैं कभी कभी ही इनको लेकर जा पाती हूँ। तो वहाँ पर मैं यशी को लेकर शाम को गई थी और जहाँ पर यशी ने बहुत इन्जॉय किया। शाम के वक्त वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं स्विंग्स करवाने, ग्रीनरी के पास रहने, और वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो जिनके साथ यशी और भी इन्जॉय करती हैं। और यहाँ पर मेरा लाने का पर्पस भी एक और था कि यहाँ पर शाम को एक लाइट शो होता है 6 बजे के बाद। मैंने अभी तक एक बार भी अटेंड नहीं किया था, तो आज सोचा क्यों ना यशी को भी ये शो दिखाया जाए, जिसमें राम विवाह और रावण वध और कानपुर की सारी हिस्ट्री को लाइट शो के थ्रू दिखाया जाता है। तो अब मैंने वो भी पूरा कैप्चर किया और सोचा आप सबसे भी शेयर करते हैं। तो मैं वहीं पर यशी को स्विंग्स कराने के बाद पहुंच गई थी। बहुत बड़ा सा वहाँ पर तिरंगा भी लगा हुआ है पार्क में, जिसे मैंने शूट किया। फिर हम दोनों लाइट शो के पास आ गए थे और वहाँ स्टार्टिंग हो गई थी, तो आप सब भी देखिए।
प्राचीन पौराणिक पुरातन बिठूर और ऐतिहासिक पुरातात्विक जाजमऊ के बीच की जगह को कानपुर नाम शायद 1209 में मिला अपने राजा कान्हदेव से। कान्हदेव से कानपुर, फिर कानेपुर और फिर कानपुर। पर तब इस छोटी सी बस्ती को कोई ही जानता था। हाँ, लोग जानते थे तो सिर्फ यहाँ बहती पवित्र गंगा मैया को। गंगा जिसकी दिव्यता को देव दानव सब जानते हैं। गंगा जो मनुष्यों को उनकी भाव भावना के अनुसार भक्ति और मुक्ति देती है। गंगा जिसके चरण कमलों को हम सब नमन करते हैं। और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के बनाए राजमार्ग पर बनी इस बस्ती की हस्ती तब अचानक बदल गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1803 में इसे एक नया जिला और अपनी छावनी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में भी बसाना शुरू किया। देखते देखते कानपुर कानपुर बन गया और देश की पहली ऊनी कपड़ों की मिल यहां लग गई। सूती कपड़ों की बनावट में कानपुर बॉम्बे अहमदाबाद ही नहीं, इंग्लैंड मिलों में कपड़ा बनाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को लूटने और कारीगरों कामगारों जुलाहों को बर्बाद करने में लगी थी। ऊपर से हर हिंदुस्तानी रवायत रिवाज रस्ते को खत्म करके सब पर बरतानी तौर तरीके लादने की कवायद अलग। यह सूरत बहुत दिन नहीं चली थी। यहीं से पैदा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का पहला विप्लवी विस्फोट। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। नाना साहब थे बिठूर से, चला रहे सारा संग्राम। तात्या टोपे था सेनापति, करता व्यूहों को अंजाम। खान अजीमुल्ला लगे थे हर सहायता लाने में, अफगानिस्तान हो या हो रूस, सबको ही समझाने में। 27 जून को अंग्रेजों को भगा भगा कर मारा इतना, बना दिया नाना को पेशवा, पूरा किया पुराना सपना। जनरल हेवलक हुआ पराजित एक नहीं 2 बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें खाई पछाड़। फिर जनरल विंडम भी आया, करने लगा नए हमले। तात्या टोपे ने छोड़ा कब्बू जब हालात नहीं बदले। मैनावती लड़ी आखिर तक जब तक नहीं हुई स्वाहा। देख अजीजन के तेवर। अंग्रेज कानपुर के सती चौरा घाट पर हलाक हुए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस घाट का नाम ही मैसेकर या कातिल घाट रख दिया था। सदी बदलते न बदलते पूरे देश में शुरू हो गया था अंग्रेजी राज के खिलाफ एक नया स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी जी का प्रताप प्रेस तो हर क्रांतिकारी का घर बन गया था। वहीं मुंशी दया नारायण निगम ने अपने जमाना में कौमी तराना सबसे पहले छापा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ गांधीवादी अहिंसावादी नौजवान थे तो दूसरी तरफ हमारे कानपुर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त, बटुकेश्वर तक और भी न जाने कितने वीर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, फिर चाहे उन्हें हथियार भी क्यों ना उठाने पड़े। कानपुर के दुबले पतले कमसिन कमजोर से शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज का हॉस्टल रूम इन सब युवा क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सभातम कोई अगर बालाए पाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल ने हम सबको पैगाम नहीं धिक्कार का थप्पड़ भेजा है। कुछ भी करके हमें उन्हें लखनऊ जेल से छुड़वाना ही होगा। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बल्कि उसके बाद से शामिल शाह बहादुर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बत और इंकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हजरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक संपादक अनुवादक जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया।
अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। क्राइस्ट चर्च, पीपीएन, वीएसएसडी, बीएनएसडी और डीएवी कॉलेज जैसे तमाम संस्थानों ने भारत मां का माथा ऊंचा किया है। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत और संस्कार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कानपुर सनातन धर्म कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। और डीएवी कॉलेज कदाचित संसार का अकेला ऐसा कॉलेज होगा जहां से किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बने हों। जब देश में नए 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बने तो कानपुर में नींव डाली गई आईआईटी की, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तंत्रिकी में HBTI, वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, चमड़े के लिए लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिकित्सा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और दलहन संस्थान किसानों का जीवन बेहतर बनाने में रत है। देश के जवान भी अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कानपुर पर निर्भर रहते हैं। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, फील्ड गन्स, पैराट्रूपर्स के पैराशूट्स, नेवी की मजबूत अटूट रस्सियां, अलग अलग स्थानों तापमानों के लिए जूते, सेना की वर्दी, सब कानपुर से बनकर सीमाओं तक जाते हैं। आर्मी के लिए हमने तो अपने शहर में एक और शहर बना लिया है, अरमापुर। कानपुर के औद्योगिक घरानों ने अपने शहर को बनाया और बढ़ाया है ही। इनमें से बहुत से घरानों ने कानपुर को बहुत ही नवीन पर प्राचीन भक्ति में रचे बसे मंदिर भी दिए। हमारा कानपुर लोक नाट्य नौटंकी का बहुत खास स्थान रहा है। होली का रंग बिरंगा त्योहार जब सब जगह खत्म हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के बाद कानपुर मनाता है अपना अनोखा गंगा मेला और दूसरी होली। इसी तरह कानपुर वालों की मस्त चाल और कानपुरिया भौकाल की भी क्या बात है। खाने पीने में भी कानपुर का कोई जवाब नहीं। आज सरकार की नई नीतियों के चलते कानपुर एक नए उत्साह के साथ एक नए युग में कदम रखने को आतुर है। आज कानपुर देश का 8वां और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कानपुर ने मेट्रो रेल, विद्युत बस, गंगा बैराज जैसी नई सहूलियतें दी हैं तो पुराने ग्रीन पार्क को नवीली धज। स्मार्ट सिटी बनाने से कानपुर के नागरिकों को सुविधा के साथ सम्मान और स्वाभिमान भी मिला है। विकास की ओर उन्नत और विकास के लिए उद्यत जनधन देने वाले इस पुर, इस नवीन और पुरातन नगर संस्कृति के साथ आइए हम आप भी कदम से कदम मिलाकर चलने की कसम उठाएं। तभी तो बनेगा एक नया कानपुर, नया स्मार्ट सिटी, नया उत्तर प्रदेश, नया भारत देश। लाइट शो देखकर यशी बहुत खुश हो गई थी और इस वहाँ ख़त्म होने के बाद हम लोग पार्क के बाहर आ गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। और फिर इसके बाद यशी को मैं आइसक्रीम पार्लर लेकर गई थी। वहाँ पर हम दोनों लोगों ने आइसक्रीम खाई और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो मैं अपने व्लॉग को आज यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।